चिमनी से निकलती धुएं की लकीर साफ नीले आसमान को दो हिस्सों में बांट रही थी। अगर आसमान में रहने वाला कोई अपना एक दिया चिमनी के ऊपर रख दे तो पक्का ढेर सारा काजल उस दिए में जमा हो जाएगा। फिर वहीं आसमान में रहने वाली कोई लड़की उसे अपनी आंखों में भरेगी और सबसे सुंदर लगेगी, सबसे सुंदर। माणिक अपने ख्याल पर ठिठका। सबसे सुंदर तो बेला थी। उससे थोड़ी ही दूर बैठी लड़की जिसके हाथ चिकनी मिट्टी से सने थे, उसके उलझे बालों की एक लट गालों को चूम रही थी। ईंट बनाने के सांचे में गीली मिट्टी भरकर वो उसे हथेलियों से थपकने लगती। उसकी कलाई वाली हरी चूड़ियों की खनक हवा में घुल जाती। फिर वो सांचे के बाहर बची मिट्टी हटाती और हौले से सांचा निकाल कर ईंट को वहीं सूखने के लिए छोड़ देती। जब वो अपनी जगह से बैठे बैठे ही थोड़ा सा आगे सरकती, उसकी पायल और कमर पर बंधी तागड़ी भी जरा सा शोर करती थी। हर बार माणिक उसकी ओर देखता और फिर वापस अपने काम में जुट जाता। माणिक और बेला के अलावा उनके और साथी भी ईंटें बनाने में जुटे थे। करीब 20 लोगों का ये जत्था पिछले हफ्ते ही रेगिस्तान के इस हिस्से में आया था। भट्टे पर काम करने वाले इन लोगों को ठेकेदार वहीं भेजते जहां चिकनी मिट्टी होती। इस बार चिमनी नजर आ रही थी। ठेकेदार का घर भी पास था, पर हर बार ये भी जरूरी नहीं। रेगिस्तान में चिकनी मिट्टी खोज पाना भी तो कहाँ आसान था। कुछ दिन बीतते नहीं कि मिट्टी खत्म हो जाती। फिर तंबू उखाड़े जाते, ऊंट गाड़ियों पर सामान लादा जाता और खोजा जाता अगला ठिकाना। इस बीच जो नहीं बदलता था वो था माणिक और बेला का साथ। पानी? बेला ने अपनी बोतल माणिक की तरफ बढ़ाई तो उसने ईंट बनाना छोड़कर बोतल थाम ली। पानी के 2 घूंट भरकर बोला, थारे को कैसे पता चलता है मारे प्यास का? बेला ने उसकी हथेली पकड़कर अपनी हथेली से सटाई और लकीरों पर उंगली फेरते हुए बोली, यहाँ से तार जुड़े हैं, और हंस पड़ी। माणिक का जी किया मिट्टी में सनी उसकी हथेली चूम कर वहां कोई फूल धर दे, लेकिन दूर दूर तक गीली मिट्टी और ईंटों के अलावा कुछ नहीं था। तभी उसकी नजर 2 ईंटों पर गई जो बेला ने पूरी कतार से अलग रखी हुई थी। उन पर बाकी ईंटों जैसा निशान भी नहीं था। ये क्या बेला? माणिक ने पूछा। बेला ने ईंटों की तरफ बहुत खुश होते हुए देखा और बोली, सबके घर की ईंटें हम बनाते हैं और हमारा घर? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय माणिक ने पूछा, और ये निशान कैसे बनाया तूने? ये अपने बिच्छुए से बनाया। बेला अपने पैर की उंगली की तरफ इशारा करते हुए बोली। माणिक एकदम चुप था। बेला की यह ख्वाहिश छुपी नहीं थी उससे। वो जैसे कहीं खोई हुई सी बोलती जा रही थी। रोज 2-2 ईंटें भी जमा की तो वो सामने ठेकेदार के घर की ओर देखते हुए उंगलियों पर कुछ गिनने लगी। फिर माणिक से ही पूछ लिया, कितनी ईंटें चाहिए घर बनाने को? माणिक ने कंधे उचका दिए। नहीं देना चाहता था वो इस सवाल का जवाब। नहीं कहना चाहता था कि उन्हें सारी उम्र इन तंबुओं में ही बितानी है, यूं ही ठिकाने बदलते बदलते। रेगिस्तान के एक कोने से सूरज झांकने लगा था, जैसे बीती शाम टीलों से फिसला कोई बच्चा भोर होते ही अपने कपड़ों से रेत झाड़ता हुआ उठ रहा हो। माणिक उठकर बेला के तंबू तक चला आया। वो बाहर बने चूल्हे पर सुबह की चाय चढ़ा चुकी थी। थोड़ी दूर खड़ी ऊंट गाड़ियों पर रजाइयां सूखने के लिए डाली गई थीं। तंबू सिर्फ इतने ही थे कि जरूरत का सामान अंदर रख दिया जाए। रात को सोने के लिए ऊंट गाड़ियों के नीचे बिस्तर लगाने पड़ते थे। हर तरफ से उमड़ उमड़ कर आती काली पीली आंधियां हो या बारिश वाली अंधेरी रातें, ये ऊंट गाड़ियां ही उनकी छत बना करती थीं। अम्मा ब्याह की बात कर रही थी। माणिक ने बेला के पास बैठते हुए कहा। बेला ने होंठ भींचकर अपनी मुस्कान दबाई और बोली, किसका ब्याह? अरे मारा, हम दोनों का। अम्मा कह रही थी अब की बार जब भी काम से छुट्टी मिलेगी तब। माणिक ने डरते डरते कहा तो बेला हंस पड़ी।
माणिक भी मुस्कुरा दिया। समझता था वो बेला की शरारतें। दोनों चाय पीकर काम शुरू करने जा ही रहे थे कि ठेकेदार साहब के यहाँ से उनका ही हमउम्र लड़का उनके पास आया और बोला, यहाँ बेला कौन है? माणिक हिचकते हुए बोला, जी यही है बेला। वो बाबा ने बोला तुमको घर बुलाने को, माँ की मदद करनी काम में। बेला को अक्सर ठेकेदार साहब के घर काम में मदद करने के लिए बुलाया जाता था। इतने लोगों में सिर्फ वही तो थी जो ये काम भी अच्छे से कर लेती थी, और फिर उसे अच्छा भी तो लगता था घर में जाना। चले? लड़के ने फिर पूछा तो बेला खुशी खुशी उठकर उसके साथ चल पड़ी। माणिक अपनी जगह बैठा उसे जाते हुए देखता रहा, फिर उठकर काम में जुट गया। लेकिन पूरे दिन अनमना सा रहा। बेला का आसपास न होना हमेशा यूं ही उदास करता था उसे। शाम को जब बेला लौटी बहुत खुश थी। पता है साहब के घर में ऊपर भी एक कमरा है। वो आते ही हमेशा की तरह उनके घर की बातें कर रही थी और माणिक मुस्कुराते हुए सब सुन रहा था। और वो जो एक बंद कमरा था ना, वो अजीत का है। अजीत कौन? माणिक ने पूछा। अरे वो छोरा आया था ना मुझे बुलाने, वही साहब का छोरा है, शहर में पढ़ता है। अच्छा हाँ, तुमने मेरा काम किया ना? बेला ने संजीदगी से पूछा। काम? माणिक ने याद करने की कोशिश की। ईंटें जमा की? बेला, माणिक हंस पड़ा। बालकों जैसी बातें ना कर। बेला ने चेहरा घुमा लिया। अच्छा कल याद से कर लूंगा, 2 की जगह 4 कर लूंगा। माणिक उसे नाराज देखकर बोला। साची? बेला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर बेला कहते कहते रुक गई। हम घर बनाएंगे कहाँ? माणिक कुछ नहीं बोला। दोनों चुपचाप ऊंट गाड़ी के नीचे लेटे थे, देख रहे थे तारों से भरा आसमान। शायद कुछ सवालों के जवाब वहीं मिल सकते हैं। अभी अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ था, लेकिन रेगिस्तान की दोपहरें तपने लगी थीं। जब सूरज एकदम सर पे आता, ईंटें बनाते तमाम लोग कुछ देर कीकरों तले सुस्ताने लगते। उस दोपहर माणिक और बेला भी एक कीकर तले बैठे थे। बेला तंबू से कपड़े में बांध कर रखी सुबह की बनाई रोटियां ले आई थी और साथ में एक कच्चा प्याज। उसने रोटी और आधा प्याज माणिक की तरफ बढ़ा दिया। और थारी? माणिक ने पूछा। बेला ने दूसरे हाथ में पकड़ी रोटी उसे दिखा दी। तसल्ली करने के बाद वो मुस्कुराया और दोनों खाने लगे। ये उन दोनों का रोज का नियम था, इस वक्त का कलेवा साथ करना। बेला! तभी दूर से किसी ने पुकारा। अजीत उनकी तरफ ही आ रहा था। आज आई नहीं तुम? आज आने का तो ना बोला था, बेला ने कहा तो अजीत हंसकर बोला, अरे तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप चलो। बस इतना कहने की देर थी कि बेला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। पर बेला, माणिक उसे रोकता इससे पहले उसने अपने हाथ की रोटी भी उसे थमाई और अजीत के साथ चल पड़ी। माणिक उन दोनों को जाते देख रहा था। अजीत कुछ पूछ रहा था बेला से। वो जवाब देता तो अजीत हंस पड़ता। उन दोनों से नजर हटाकर माणिक ने अपने हाथ में रखी दोनों रोटियों को देखा तो अनमना हो गया। पहली बार उनका ये नियम टूटा था। इतनी क्या जल्दी थी बेला को? खाकर भी तो जा सकती थी, उसने सोचा और दोनों रोटियां वापस कपड़े में बांधकर वहीं कीकर से लटका दी। शाम को जब बेला लौटी तो हमेशा की तरह ढेर सारी बातें थी उसके पास। जैसे साहब के घर में कमरे की दीवारों पर सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी हैं। जैसे इतनी दोपहर में भी भीतर बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। जैसे एक कमरे में कितनी बड़ी खिड़की थी। ये भी कि हम भी अपने घर में बड़ी बड़ी खिड़कियां रखेंगे, इससे ईंटें बचेंगी ना। माणिक उसको इतना खुश देखकर अपनी नाराजगी भी भूल चुका था। और पता है अजीत ने क्या बोला है? बेला अपनी आंखों को गोल गोल मटकाते हुए बोली। अजीत ने बोला है मैं रोज आ जाया करूं, वो बुलाने ना आए तब भी। क्यों? रोज क्यों? माणिक ने पूछा। उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक ना रहती ना, तो काम करने वाला चाहिए कोई, बेला खुशी से बता रही थी। और अजीत कह रहा था कि हमारे साथ बातें करने में दिन निकल जाता है, मन लग जाता है उसका भी। फिर तुमने क्या कहा? कहना क्या था, चली जाऊंगी, यहाँ धूप में जलने से तो अच्छा है ना। माणिक का चेहरा अचानक से फीका पड़ गया। अगर वो बेला की जगह होता तो पक्का ना कह देता।
पिछले साल जब ठेकेदार ने उसे चिमनी में भूसा भरने का काम करने को कहा तो उसने मना कर दिया था। दिहाड़ी से थोड़ी ज्यादा मिल रही थी, पर दिन भर बेला से अलग नहीं रहना था उसे। और बेला ने कितनी आसानी से मान ली अजीत की बात। अजीत का ख्याल आते ही माणिक का मन कसैला हो गया, जैसे किसी ने जीभ पर कड़वा केर रख दिया हो। हर सुबह जब बेला मटका उठाकर पास की नहर से पानी भरने आती तो माणिक उसके साथ जाया करता था। बैठते हैं ना यहाँ थोड़ी देर, बेला मटका भरने के बाद कहती। काम को देर हो जाएगी, माणिक कहता, पर वो कहाँ सुनती थी उसकी बात। फिर माणिक भी उसके साथ बैठ जाता। कितनी ही देर दोनों बातें करते रहते। काम को देरी होती है ना, थोड़ी देर बाद बेला कहती। थारे को क्यों रोज यहाँ बैठना होता है? बेला, मैंने कब? तुम्हारे को बैठना था यहाँ, मारे को? बेला नकली गुस्से से कहती और नहर से थोड़ा सा पानी माणिक के चेहरे पर फेंकते हुए दौड़ जाती। माणिक हंसते हंसते मटका उठाता और उसके पीछे चल पड़ता। पर आज जब वो बेला के तंबू तक पहुंचा, वो नहीं थी वहां। वो इधर उधर देख ही रही थी कि दूर से बेला आती दिखी। साथ में अजीत था। बेला उसे देखकर मुस्कुराई, मगर कुछ बोली नहीं। अपना मटका रखा और फिर अजीत के साथ उसके घर की तरफ चली गई। ये कौन है? अजीत बेला से पूछ रहा था। माणिक। बेला ने सिर्फ इतना कहा और कुछ नहीं बताया। ये भी नहीं कि कुछ ही महीनों में उनका ब्याह होने वाला है। आज फिर वो दिन भर नहीं लौटी। माणिक ने उसकी कही ईंटें याद से बचाकर रखी थी आज। उसने सोचा था कि शाम को बेला लौटेगी तो वो उससे बात नहीं करेगा, रूठा रहेगा। फिर वो मनाएगी तो कह देगा कि अजीत के घर ना जाया करे, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेला ने उसकी नाराजगी पर ध्यान ही कहाँ दिया। वो बताती रही दिन भर की बातें और हर बात में अजीत का जिक्र आता। कितना अच्छा है ना अजीत, बेला ने कहा और बिना माणिक के किसी जवाब का इंतजार किए अपने तंबू की तरफ लौट आई। पहली बार माणिक को अपने भीतर एक डर महसूस हुआ था, बेला को खो देने का डर। बेला की बातों में अजीत का जिक्र यूं ही दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। वो किसी दिन अजीत के घर ना भी जाती तो वो खुद चला आता बेला के पास, उससे खूब सारी बातें करता। बेला खुश नजर आती थी उसके साथ। उस शाम बड़े दिनों बाद बेला जल्दी लौट आई थी। बड़े दिनों बाद उसने माणिक से ईंटों के बारे में पूछा था। बहुत सारी हो गई, माणिक ने कहा। उसने सोचा था ये सुनकर बेला खुश हो जाएगी, पर वो बोली, थारा मन नहीं करता काम से लौटो तो रसोई में बना खाना मिले, जैसे अजीत के घर बनता है, साफ सुथरा। हमारी तरह ऐसे रोटियों पे माटी भी नहीं लगी होती। रोटी तो रोटी है ना, कहीं भी बना लो, माणिक धीमे से बोला। बेला उसकी बात अनसुनी करके बोलती जा रही थी। कभी आंधी की फिक्र, कभी बरसात, रात को भी आराम नहीं। अजीत का घर देखो, जब भी आती हूँ वापस आने का जी नहीं करता। बेला की बातों में अजीत और उसके घर के सिवा कुछ नहीं था। माणिक को लगा जैसे बेला किसी ऊंचे से टीले के दूसरी तरफ जा खड़ी हुई थी और वो छूट गया था इसी तरफ। माणिक और उसके साथियों को इस जगह आए 1 महीना गुजर गया था। अब तंबुओं के आसपास जहां तक नजर जाती ईंटों की कतारें ही दिखती। सूखी ईंटों को कतारों से अलग एक के ऊपर एक रखकर जमा कर दिया गया था। कुछ ही दिनों में इन्हें पकाने के लिए चिमनी की तरफ से ढोया जाना भी शुरू होने वाला था। चिकनी मिट्टी भी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। और शाम ठेकेदार साहब गिनती के लिए आए थे। वो सबकी बनाई ईंटों की गिनती करते और रोज की तरह मेहनताना हाथ में थमा देते। जाने से पहले उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद उन्हें किसी और दूसरी जगह जाना है। यूँ तो एक जगह से तंबू उखाड़ना, सारा सामान ऊंट गाड़ियों पर लादना और चल पड़ना उन सब ने शुरू से ही सीखा था, इसमें कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इस बार जाने की बात सुनकर माणिक बहुत खुश था। बेला को लेकर अजीत से दूर चले जाने के ख्याल से खुश था। सब लोग सामान समेटने में जुट चुके थे। बेला लौटी तो सारा नज़ारा देखकर खुद ही समझ गई। उदास थी वो, चुपचाप माणिक के पास आकर बैठ गई। इस बार कहाँ? उसने पूछा। यहीं 2 गांव छोड़कर, माणिक बोला।
गांव पास में, कोई दिक्कत ना होगी। हमारा घर नहीं हो सकता, किसी गांव में नहीं, कभी नहीं। बेला रुआसी सी होकर बोल रही थी। माणिक उसके पास खिसक आया, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, रुकने में क्या रखा है बेला, अपना तो यही है, कभी कहीं तो कभी कहीं। बेला बुझी सी आंखों से उसकी तरफ देखती रही। जो नहीं है उसकी चिंता क्यों करनी बेला, अब आपकी किस्मत है, हमारी यही है। फिर बेला ने पूछा, हमारे लिए तो हर जगह घर जैसी है, अगर हम साथ हैं, है ना? बेला कुछ नहीं बोली, बस जरा सा मुस्कुराई और उठकर चली गई। हर बार जब तंबू समेटने का दिन आता, बेला ऐसे ही उदास हुआ करती थी, फिर खुद ही ठीक भी हो जाती। लेकिन इस बार अगले दिन भी वो वैसे ही गुमसुम सी उठी और अजीत के घर चली गई। शाम को भी देर से लौटी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले सबको रवाना होना था। सब लोग अपना अपना सामान गठरियों में बांध चुके थे, तंबू भी समेटे जा रहे थे। लेकिन बेला का तंबू अब तक वैसा का वैसा ही था, उसने सामान भी नहीं बांधा था। अरे थारा सामान अब तक ना बंधा, मैं मदद कर दूं? माणिक अपना काम निपटाने के बाद उसके पास चला आया। नहीं, बेला ने कहा। वो अजीत कह रहा था कि क्या कह रहा था कि उसकी माँ की तबीयत हमेशा खराब सी रहती है। तो माणिक घबराया सा उसकी तरफ देख रहा था। तो कोई चाहिए देखभाल करने वाला? बेला, अभी इन सब बातों का टाइम ना है, सुबह जल्दी निकलना है। माणिक तंबू के भीतर जाने लगा, पर बेला की बात सुनकर रुक गया। वो कह रहा था कि मैं यहीं रुक जाऊं, उसके घर। फिर तुमने क्या सोचा? माणिक घबराया सा उसकी तरफ देख रहा था। इसी बात का तो डर था उसे। बेला ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर नजरें फेरते हुए बोली, सोच रही हूं रुक जाऊं। बेला हमेशा से एक जगह थमना चाहती थी, एक पक्का ठिकाना चाहती थी जो माणिक उसे नहीं दे सकता था। पर अजीत, उसके लिए तो आसान सी बात थी, उसने कह भी दिया था बेला से रुकने के लिए। वो शायद पसंद करता था बेला को, ये बात माणिक ने हमेशा उसकी आंखों में देखी थी। और आज जो बेला की आंखों में देखा था वो क्या था? माणिक अपनी ऊंट गाड़ी से टेक लगाए बैठा था। बेला की बात सुनकर बस चुपचाप चला आया था, लेकिन अब उसका चेहरा आंखों के आगे से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। माणिक, जब हमारा घर होगा ना, हम भी फूलों वाले बूटे लगाएंगे, बगीचा बनाएंगे। बेला ने एक बार ईंटें बनाते वक्त कहा था उससे। पर बगीचा तो अब भी है हमारे पास, माणिक ने कहा। तो उसने हैरानी से पूछा था, कहाँ है? देखो, माणिक दूर रेगिस्तान की तरफ इशारा करते हुए बोला था। कितना कुछ है अपने बागीचे में, बेलड़ी, खींप, केर और तो और इतनी कीकरें और बेरी भी, सब अपना ही तो है। उसकी बात सुनकर वो हंस पड़ी थी। मुझे ना पसंद आया थारा बगीचा, मुझे तो घर में ही बना देना, छोटा सा। कहते हुए वो अपने हाथों की चिकनी मिट्टी माणिक के गालों पर लगाकर भाग गई थी। माणिक मिट्टी पोंछते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ा था। कितने सुंदर थे वो दिन। माणिक, बेला और उनका एक सपना जिसके सच होने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था, मगर खुश थे वो दोनों। और अब उसे सिर्फ घर चाहिए था, सिर्फ ठहराव। माणिक साथ हो या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जाने कितने ही सवालों में उलझा था माणिक, पर दिन भर की थकान के असर से कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मोरों के बोलने की आवाज से नींद टूटी। सब लोग उठकर अपना अपना सामान लादने में जुट गए। माणिक का मन किया कि उठकर सीधा बेला के पास जाए और उसे मना ले चलने को, कहे कि उसे जाना ही पड़ेगा। पर नहीं जाएगा वो। अगर बेला की खुशी यहाँ रुकने में थी तो वो नहीं छीनेगा उससे। चुपचाप चला जाएगा यहाँ से, अकेले। उसने सोचा और उठकर अपना सारा सामान ऊंट गाड़ी पर लाद दिया। बाकी लोग भी चलने को तैयार हो चुके थे। कुछ ही देर में पूरा जत्था नए ठिकाने की तरफ रवाना हो चुका था।
ऊँटों के गले में लटकते गोरबंद एक धुन में आवाज कर रहे थे। यह आवाज इतनी उदास माणिक को पहले कभी नहीं लगी थी। माणिक! तभी उसने बेला की आवाज सुनी। उसने पलट कर देखा और ऊँट गाड़ी रोक ली। बेला हाथ में एक पोटली उठाए आई और उसके बराबर बैठ गई। चलो, वो बोली। माणिक हैरान सा उसकी तरफ देख रहा था। अरे चलो भी, पीछे रह जाएंगे हम दोनों। पर तुम तो, माणिक बोला। मैं तो क्या, तुम तो रुकने वाली थी ना। माणिक ने कहा तो बेला बोली, हाँ रुकना तो था, घर पे रुकना था, पर तुम जाने लगे तो लगा घर तो जा रहा है, दीवारें, खिड़कियाँ, छत सब चला जा रहा है, बस मैं खड़ी रह गई हूँ अपनी जगह। फिर जरा रुक कर बोली, सही थी थारी बात। कौन सी बात? माणिक ने पूछा। थारे साथ हूँ तो हर जगह घर ही है, और थारे बिना घर भी घर नहीं। माणिक मुस्कुराया और ऊँट की लगाम ढीली छोड़ दी। उनकी ऊँट गाड़ी भी अब चलने लगी थी। और थारा बाकी सामान? माणिक ने पूछा। रखवा दिया। और वो ईंटें जो घर के लिए जमा की थी? तुम ही तो कहते थे घर ईंटों से नहीं बनते। बनते हैं क्या? माणिक ने ना में गर्दन हिलाई और फिर बेला का माथा चूम लिया। रेगिस्तान के ऊपर चमकता भोर का तारा अपने घर लौटने वाला था और माणिक के पास लौट चुका था उसका घर। बस